कॉम्प्रीहेंशन 1 देखो, एक्सरसाइज 3 का। देखो इस कॉम्प्रीहेंशन में वही पॉइजन्स इक्वेशन का पूरा डेरिवेशन दिया हुआ है, राइट? ये अपन को ऑलरेडी आता है। ये वेलोसिटी का फंक्शन हमें पता है, ये वी नॉट है, और फ्लो रेट ये आ जाएगा। तो इसकी मदद से क्वेश्चंस देख लो। द विस्कस फोर्स, पहला सवाल, द विस्कस फोर्स ऑन द सिलिंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड वेरीज एज। कैसे निकालेंगे विस्कस फोर्स? विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा किसी भी लिक्विड के एलिमेंट पे? ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और dv बाई dz किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? dv बाई dr। वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, राइट? तो dv बाई dr किसके प्रोपोर्शनल होगा? dv बाई dr जो है वो, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो r के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ऑप्शन बी मैच हो रहा है फर्स्ट का। सर आर स्क्वायर आ रहा है। तो डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर से भी कर सकते हैं। वही एक सेकंड, बट ये कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। द विस्कस फोर्स ऑन द सिलिंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। सर आपने C1 बाई C2 बताया था ना, उससे ही आ रहा है आर स्क्वायर से प्रोपोर्शनल। c1 बाई c2 मतलब? V इक्वल्स टू CN बाई T2 into 1 माइनस e रेज़ टू माइनस नहीं C2। नहीं, वो अलग कॉन्सेप्ट था ना, वो तो अपन स्टोक्स लॉ में यूज करते थे फॉर स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे तो अपन को ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा ना। यहाँ पे एरिया कौन सा लेना है मैं वो सोच रहा हूँ। तो dv डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर से कर सकते हैं। अच्छा, ये पूरे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, पूरे सिलेंडर पे कितना लग रहा होगा विस्कस फोर्स, करेक्ट? Yes. उससे कर सकते हो, यस। देखो यहाँ पे विस्कस फोर्स जो है वो डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर को ही बैलेंस कर रहा होगा। तो ये पूरा जो एलिमेंट फ्लो कर रहा है, पूरा जो लिक्विड फ्लो कर रहा है सिलेंडर में, उस पे जो विस्कस फोर्स लग रहा होगा उसकी बात कर रहे हैं, राइट? तो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है। समझ में आया ये सबको? फिर सेकेंड क्वेश्चन देखो, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एट r/2। तो उसके लिए वेलोसिटी वाला ये इक्वेशन यूज कर लो, और यहाँ पे r को r/2 डाल दो, तो उससे आ जाएगा आंसर 3v0/4 आ रहा है। 3v0/4 मतलब 3/16 का फैक्टर आ जाएगा ना, ऑप्शन ए। देन थर्ड क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब इज। ये तो इसी से आ जाएगा, ये फॉर्मूला से, Q इक्वल्स टू ये। बस यहाँ पे v0 का टर्म इंट्रोड्यूस कर दो। देखो ऑप्शंस में कौन से टर्म्स मिसिंग है? प्रेशर के टर्म्स नहीं आ रहे ऑप्शन में, राइट? तो इस इक्वेशन से प्रेशर को v0 के टर्म्स में लिख दो और यहाँ पे डाल दो, तो तुम्हें इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड डिपेंडिंग ऑन v0 वैसे फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन 4, प्रेशर डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ द ट्यूब इज। ये कैसे निकालोगे प्रेशर डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ द ट्यूब? किसके फॉर्म में आंसर चाहिए देखो वापस, ईटा v0 L r स्क्वायर। तो इसी से आ जाएगा, ये वाले इक्वेशन से। इस इक्वेशन में P जो है वो प्रेशर डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 ईटा L v0 बाय r स्क्वायर, ऑप्शन सी मैच हो रहा है। एंड क्वेश्चन 5, फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्यूब ड्यू टू द लिक्विड इज। ट्यूब पे लिक्विड जो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, मतलब एकदम भार वाले एच पे, तो वहां पे जो विस्कस फोर्स होगा वहां पे R कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। तो वहां पे विस्कस फोर्स का ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ईटा इंटू ए मतलब कॉन्टेक्ट एरिया, तो उसका कॉन्टेक्ट एरिया 2 पाई आर एल हो जाएगा, और dv बाय dr मतलब
यहां से निकाल लो dv by dr, कितना आएगा dv by dr, v नॉट माइनस 2r by r स्क्वायर, माइनस साइन खाली डायरेक्शन देगा और स्मॉल r को r डाल दो तो 2r by r स्क्वायर, इसको सॉल्व करके आ जाएगा फोर्स। या फिर डायरेक्टली सर तुम डेल्टा पे इंटू पाई आर स्क्वायर नहीं कर डायरेक्टली सकते? उससे भी कर सकते हैं। प्रेशर डिफरेंस, इस पूरे एलिमेंट पे जो विस्कस फोर्स लग रहा होगा वो प्रेशर डिफरेंस इनटू पाई आर स्क्वायर ही होगा, इससे भी कर सकते हैं। दोनों से आंसर सेम ही आएगा, चेक करके देख लेना। यहाँ पे पाई स्मॉल आर की बजाय पाई कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। एंड डेल्टा पी को भी वी नॉट के टर्म्स में इस इक्वेशन से निकाल लेना, ये वाला जो इक्वेशन है। सर आप बुकलेट डाल सकते ग्रुप पे कोई डाटा रीलोडिंग? बुकलेट नहीं है क्या तुम्हारे पास? कोई भेज सकता है? नो सर, आई हैव नॉट कलेक्टेड। सेंड कर दो। कॉम्प्रिहेंशन 1 समझ में आ गया सबको? कॉम्प्रिहेंशन 2 में डाउट है? ये भी आसानी है, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स के ऊपर बेस्ड है ना ये। A liquid particle B which is present in the vicinity of liquid particle A can exert a force on A if the distance of B from A is, ये क्या आंसर आ रहा है देखो, कॉम्प्रिहेंशन में दिया होगा ना इसका डेटा थियोरी। तो ये 10 to the power 10 एंगस्ट्रॉम जो है वो क्या दिया हुआ? अगर वो 10 एंगस्ट्रॉम के अंदर रहेगा तभी अट्रैक्ट कर पाएगा, यही बोल रहे हैं ना? सर इस कॉम्प्रेशन को कैसे अप्रोच करना होता है, क्योंकि इतना रीड करने में तो बहुत टाइम लगता है। एक फटाफट शॉर्ट में रीड कर लिया करो, या फिर सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चंस देखा करो, क्वेश्चंस देख के फिर वापस रीड किया करो। जैसे यहाँ पे liquid particle B which is present in the vicinity of liquid particle A can exert a force on A if the distance of B from A is, तो ये डिस्टेंस मुझे कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे मुझे दिख रहा है 10 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं, एडहेसिव या कोहेसिव? लिक्विड पार्टिकल बी जो है वो लिक्विड पार्टिकल ए पे ही फोर्स लगा रहा है, तो कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं? कोहेसिव कोहेसिव फोर्स है ना, सेम लिक्विड के दो पार्टिकल्स। तो कोहेसिव फोर्स का देखो कहाँ पे रेंज दिया हुआ है, द फोर्स ऑफ सर पर ए और बी दो अलग लिक्विड? अलग लिक्विड है कि एक ही लिक्विड है? पॉइंट्स अलग है ना सिर्फ। एक ही लिक्विड है ना, सिर्फ पॉइंट्स अलग है। उसी लिक्विड में एक पार्टिकल ए ले लिया और पार्टिकल बी ले ली, हाँ यस। तो अलग पॉइंट्स। तो कोहेसिव फोर्स के बारे में क्या दिया हुआ है? बोथ द फोर्सेस आर अट्रैक्टिव and have a range of about 10 angstroms. If we consider a molecule A inside a liquid, we find that it is equally attracted by the surrounding molecules in all directions within sphere of radius 10 angstroms. है ना? तो 10 angstroms ही आंसर होगा। 10 angstroms कोई मैच नहीं हो रहा ना ऑप्शन। 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर। अच्छा 1 नैनोमीटर कन्वर्ट करके लिख दो, यस 1 नैनोमीटर। तो समझा कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है पैसेज में? पहले क्वेश्चन देख लो और उससे रिलेटेड फिर सर्च कर लो कि क्या दिया हुआ। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन देखो, the free surface energy stored in the surface is because of work done by cohesive by adhesive against the cohesive against the adhesive। इसका डेरिवेशन याद करो, अपन एक सोप फिल्म लिया था और जब मैं इसको स्ट्रेच कर रहा था तो सरफेस टेंशन जो फोर्स लग रहा है वो कौन से फोर्स की वजह से लग रहा है? कोहेसिव फोर्स। और कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट जब वर्क हो रहा है तभी उसके अंदर सरफेस एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है। ऑप्शन सी सही होगा इसमें, वर्क डन अगेंस्ट द कोहेसिव फोर्स, राइट। और मैच द फॉलोइंग, ये सबको याद है थियोरी, ये कर लोगे सॉल्व। कॉन्केव मेनिस्कस मतलब कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? कॉन्टेक्ट एंगल एक्यूट हो जाएगा ना इस केस में, थीटा एक्यूट, मतलब एडहेसिव फोर्स इज मोर, कॉन्टेक्ट एंगल 90 मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंड प्रेशर बिलो द मेनिस्कस इज मोर देन अबव,
तो इनडायरेक्टली ये कॉन्वेक्स बोर्ड है, राइट? तभी प्रेशर 1 पे बिलो द मेनिस्कस ऊपर वाले पॉइंट से ज्यादा होगा, तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स ज्यादा होना चाहिए, राइट? फिर क्वेश्चन 4, द बिहेवियर सर ऑफ तो सबका आंसर सीधा सीधा है। सीधा सीधा आ रहा है, ऑप्शन ए मैच हो रहा है ना। सर बी में से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल होंगे। बी में से हॉरिजॉन्टल इक्वल होंगे, वो अप्रोक्सीमेशन है, कैसा मान लो, लगभग अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए था इधर। कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, बट एक्चुअल में तो सही बोल रहा है, कंपोनेंट सेम होनी चाहिए। Question 4, the behavior of a liquid relative to a side of the container depends only on the force of adhesion, only on the force of cohesion, दोनों पे डिपेंड करेगा ना। यस सर। Question 5, as a liquid cannot support a tangential force, so net force must be, ये भी पता है अपन को, सरफेस के अलोंग तो कोई नेट फोर्स हो ही नहीं सकता, द नेट फोर्स शुड बी नॉर्मल टू द रिजल्टेंट लिक्विड सरफेस, ऑप्शन बी, राइट? ये वाला टर्मिनल स्पीड किससे मैच होगा बताओ? टर्मिनल वेलोसिटी, एवरेज डेंसिटी becomes less than that of liquid, upthrust is 0, ये बहुत ही वीक एंट्रीज दिए ना। तो टर्मिनल वेलोसिटी वेरीज विद वेलोसिटी, वेरी तो नहीं करेगा। अपथ्रस्ट एंड विस्कस फोर्स, कोई कनेक्शन दिख रहा है किसी का टर्मिनल वेलोसिटी से? अपथ्रस्ट एंड विस्कस फोर्स बोल सकते हैं यार, पता नहीं, बहुत ही अजीब ऑप्शंस दिए इसमें। इसका फॉर्मूला देखो टर्मिनल वेलोसिटी का, 2/9 r² g ρ1 माइनस ρ2 अपॉन ईटा। इससे देखो कोई एंट्रीज मैच होते हुए दिख रहे? क्या आंसर दिया वो लोग ने, आंसर की में देखो इसका। upthrust and viscous force. हाँ यही लग रहा है, ऑप्शन एस ना, बाकी तो कोई मैच ही नहीं हो रहा। मतलब बेसिकली कहना चाहते कि टर्मिनल वेलोसिटी में अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स दोनों लग रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा अजीब है बट ठीक है, सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन यही होगा। देन ऑप्शन बी, ऑब्जेक्ट्स ऑफ हाई डेंसिटी कैन आल्सो फ्लोट, इसका क्या होगा? एस होगा। हाई डेंसिटी भी फ्लोट कर पा रहे क्योंकि उधर भी विस्कस फोर्स आ गया ना एक तरीके से। Average density becomes less than that of liquid. अच्छा आई थिंक हाँ, इसमें वो इसकी बात कर रहे हैं, जैसे बोट्स वगैरह होते, शिप जो होता है उसका जो मटेरियल है उसका डेंसिटी कैसा होता है? पानी से ज्यादा होता है ना, बट फिर भी वो फ्लोट कर पा रहा है। तो वहां पे एवरेज डेंसिटी मतलब जो कैविटीज और वो सब है, वो सब अकाउंट लेते हुए अपन देख रहे हैं, तो वो लिक्विड से कम हो जाएगा, तो ये पी से मैच हो रहा है, सही है। और बीकर हैविंग अ लिक्विड अंडर फ्री फॉल, तो फ्री फॉल में इफेक्टिव जी 0 हो जाएगा, थ्रस्ट 0 हो तो जाएगा। अपथ्रस्ट भी 0 हो जाएगा, करेक्ट। और विस्कस ड्रैग जो है वो वेलोसिटी के साथ वेरी करेगा, इट्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ओके, एक्सरसाइज 4, इसका पहला सवाल देखो। A steel wire of length 4.7 meters and cross sectional area 3 into 10 to the power minus 5, लेंथ दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, stretches by the same amount as a copper wire, कॉपर वायर का भी लेंथ दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, और दोनों के लिए लोड सेम, फोर्स जो लग रहा है वो दोनों के लिए सेम होगा, मतलब दोनों के अंदर टेंशन सेम होगा, ये फोर्स ही दोनों में टेंशन होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कॉपर? तो कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों के यंग्स मॉड्यूलस निकाल सकते हैं अपन। स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट मतलब दोनों का डेल्टा एल भी सेम दिया होगा। यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो यंग्स मॉड्यूलस का जो रेशियो होगा, दोनों के फोर्स सेम है और डेल्टा एल सेम,
तो यंग्स मॉड्यूलस का रेशियो विल बी L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। इससे आ जाएगा आंसर। सॉल्व हो जाएगा ना सबसे। फिर सेकेंड क्वेश्चन देखो। Two wires of diameter 0.25 centimeters, one made of steel and the other made of brass, are loaded as shown in the figure. The unloaded length of the steel wire is 1.5 meters and that of brass wire is 1 meter. ये लेंथ दिया हुआ है, स्टील का यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है और ब्रास का भी यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है। कैलकुलेट द एलोंगेशन ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर्स। ब्रास वायर में टेंशन कितना होगा? 60 न्यूटन, इसको T1 मान लो। और स्टील वायर में टेंशन कितना होगा? स्टील वायर 4 kg और 6 kg दोनों को बैलेंस कर रहा होगा, तो 100 न्यूटन, राइट। टेंशन पता है, एरियाज पता है, दोनों के डायमीटर्स गिवन है, तो एरियाज भी निकाल लोगे। तो स्ट्रेस मिल जाएगा यहाँ से सिग्मा 1 सिग्मा 2, और दोनों के यंग्स मॉड्यूलस भी पता है y1 y2, तो इससे दोनों के स्ट्रेन्स भी निकाल लोगे। और स्ट्रेन्स मिल गया तो एलोंगेशन कितना होगा? स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। सॉल्व हो जाएगा ये सबसे, फॉर्मूला बेस्ड ही है ना। कुछ अगर डाउट आता है तो मुझे कल के लेक्चर में पूछ लेना। क्वेश्चन 3, a composite wire of uniform diameter 3 mm consists of copper wire and steel wire, दोनों के लेंथ गिवन है, and stretches by 0.7 mm under a given load. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते, K1 निकाल लो एंड K2 निकाल लो। K की वैल्यू क्या होती थी? AY by L। तो दोनों के एरियाज निकाल लोगे, दोनों का डायमीटर दिया हुआ है और लेंथ भी दिया हुआ है और दोनों के यंग्स मॉड्यूलस भी गिवन है, राइट। तो दोनों के K1 K2 निकाल लोगे, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? सीरीज कनेक्शन में क्या लिखते हैं अपन इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट? K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो एक बार तुमने इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लिया, उसके बाद जो भी फोर्स होगा वो K इक्विवेलेंट टाइम्स एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन भी दिया होगा, तो इससे फोर्स निकाल लोगे। क्वेश्चन 4, हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट। हाँ बताओ। सर इस क्वेश्चन में आपने सीरीज वाले फंडे यूज क्यों किए? सीरीज वाला ऐसा कुछ दिया नहीं है, मगर सवाल पढ़ के ऐसा लग रहा है ना एक के आगे कनेक्टेड। ओके एक्चुअली देना चाहिए था उनको ये चीज, सही बोल रहे हैं। K1 मिल गया, K2 किससे? K1 K2 स्प्रिंग कांस्टेंट से ना, ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं अपन। ओके सर। अच्छा देख, इससे एक और चीज हिंट अपन ले सकते हैं कि दोनों के लेंथ अलग है ना, तो पैरेलल कनेक्शन में तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। पैरेलल कनेक्शन में जनरली लेंथ सेम होता है ना दोनों वायर्स को, बट लेंथ अलग है, मतलब सीरीज कनेक्शन ही होगा, एक के आगे कैसे रखा होगा, राइट। क्वेश्चन 4, hydraulic automobile lift is designed to lift the cars with maximum mass of 3000 kg. The area of cross section of the piston carrying the load is 425 centimeters square. What maximum pressure would the smaller piston have to bear? तो प्रेशर तो सेम ही रहेगा ना, जितना लार्जर पिस्टन पे प्रेशर होगा, तो डायरेक्टली mg by a से आ जाएगा आंसर, राइट। इसमें एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन भी काफी आसान लग रहे हैं। क्वेश्चन 5, a U-shaped wire is dipped in a soap solution and removed. The thin soap film formed between the wire and the slider supports this much weight, and the length of the slider is also given.
तो ये भी आसान है ना, वेट को बैलेंस कर देगा सरफेस टेंशन का फोर्स। सरफेस टेंशन अगर मैं S मान रहा हूँ और लेंथ अगर मैं 0.3 मीटर्स जो गिवन है वो मान रहा हूँ, तो किससे इक्वेट करेंगे बताओ, वेट को SL से या 2SL से? 2SL। तो फिल्म गिवन है तो 2SL, तो ये 2 का फैक्टर मत बोलना, तो इससे आ जाएगा आंसर। ये भी आसान सवाल था। फिर क्वेश्चन नंबर 6, what is the pressure inside the drop of a mercury of radius 3 mm at room temperature? सरफेस टेंशन दिया हुआ है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, तो ये भी आ जाएगा फॉर्मूला से। एक्सेस प्रेशर इनसाइड कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस क्या लिखूं, मर्क्यूरी ड्रॉप मतलब एक ही सरफेस 2S/R, तो ये एक्सेस प्रेशर होगा और ये टोटल प्रेशर होगा इनसाइड, राइट? सर तो वो 2S/R ही एक्सेस प्रेशर है। हाँ, एक्सेस प्रेशर 2S/R को बोलेंगे, जो प्रेशर डिफरेंस है। ओके सर। In Millikan's oil drop experiment, what is the terminal speed of an uncharged drop of radius 2 into 10 to the power minus 5 meters and density this much? Take the viscosity। देखो ये जो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है वो स्टोक्स लॉ का ही फॉर्मूला यूज करता है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। उसमें लिक्विड जो है वो एयर को मान लेते हैं अपन, एयर एक विस्कस लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है, उसका विस्कोसिटी दिया हुआ है, हाउ मच इज द विस्कस फोर्स ऑन द ड्रॉप एट दैट स्पीड, नेग्लेक्ट बुओयेंसी ऑफ द ड्रॉप ड्यू टू एयर, तो बुओयेंसी हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं इधर, तो टर्मिनल स्पीड का डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या फॉर्मूला था, 2/9 डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू R² G अपॉन ईटा। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब एयर का डेंसिटी अपन नेग्लेक्ट कर रहे हैं, राइट? क्योंकि नेग्लेक्ट द बुओयेंसी बोला है, तो रो एल को नेग्लेक्ट करो, रो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, विस्कोसिटी दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, तो फॉर्मूला से ही तुम्हें टर्मिनल स्पीड भी मिल जाएगा। और इस टर्मिनल स्पीड पे विस्कस फोर्स कितना लग रहा होगा, ये कैसे निकालेंगे, विस्कस फोर्स उसके वेट को ही बैलेंस कर रहा होगा, 4/3 πr³ इंटू G इंटू रो, राइट? या फिर 6π ईटा RV, इससे निकालोगे तो भी सेम ही आंसर आने वाला, राइट? इसमें एक्सरसाइज 4 में भी लेवल इतना कुछ अच्छा नहीं है सवाल का, काफी बेसिक सवाल ही लग रहे सारे। क्वेश्चन 8 देखो, अ टैंक विद अ स्क्वायर बेस एरिया of 1 meter square is divided by a vertical partition in the middle. The bottom of the partition has a small hinged door of this much area. इसका डायग्राम ड्रॉ कर लो। बीच में एक वर्टिकल पार्टीशन है। The bottom of the partition has a small hinged door of 20 centimeter square. यहाँ पे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का एक डोर मान लो, ये पार्टीशन ऐसा मान लो 3D में। The tank is filled with water in one सर डोर compartment. पार्टीशन के ऊपर है। The bottom of the partition, हाँ पार्टीशन पे ही बता रहे हैं ना, ये पार्टीशन के पास ही एक डोर है, मतलब पार्टीशन पे ही बना होगा इस तरीके से। डोर मतलब एक सेक्शन की तरह मतलब बॉटम सर्फेस बेस पे ऊपर में होगा डोर, इसके ऊपर बेस पे। बेस पे मतलब ओरिएंटेशन तुम ऐसा बोल रहे हो, ऐसे टाइप का? यस। वो फिर डोर कैसे होगा, वो तो अंदर चला गया ना, उसके नीचे दब गया होगा, वो तो सेंस नहीं बनेगा।
अच्छा ओके ऐसे ही होना चाहिए ना पार्टीशन पे। यस एक सर कंपार्टमेंट में पानी भरा है और दूसरे में एसिड 1.7 डेंसिटी का, दोनों में हाइट 4 मीटर दिया हुआ। कंप्यूट द फोर्स नेसेसरी टू कीप द डोर क्लोज्ड। तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। प्रेशर डिफरेंस, यहाँ पे तो बस फ्लूइड मैकेनिक्स का ही कॉन्सेप्ट लगाना, पीओएम का तो कोई थियोरी यूज ही नहीं हो रहा। तो देखो डोर के अलोंग जो प्रेशर का वेरिएशन आएगा डोर की हाइट के अलोंग, वो अपन लगभग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया बहुत ही कम है कंपेयर टू 4 मीटर्स, राइट। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर के करीब डायमेंशन हो सकता है इसका। तो प्रेशर कितना होगा, ρ1 इंटू जी एच इंटू एरिया, ये एक साइड से फोर्स लग रहा होगा, एंड ρ2 इंटू जी एच इंटू एरिया, ये दूसरे साइड से फोर्स लग रहा होगा। तो इसका जो डिफरेंस है वही एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अच्छा बट यहाँ पे एक और चीज, हिंज भी दिया हुआ है ना, द बॉटम ऑफ द पार्टीशन हैज अ स्मॉल हिंज डोर। तो यहाँ पे अपन को टॉर्क बैलेंस करना पड़ेगा एक्चुअल में। देखो सिचुएशन क्या होगी इधर, अगर मान लो यहाँ पे मैंने हिंज कर रखा है, हिंज भी कहाँ पे दिया है वो दिया नहीं है ना सवाल में, ऊपर को हिंज किया है कि नीचे को हिंज किया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको हिंज मान रहा हूँ ऊपर, तो टॉर्क कैसे निकालोगे, सर बट हमको डोर के डायमेंशन थोड़ी पता है। हाँ वो भी नहीं दिया है ना, कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिसिंग लग रहा है सर डोर का। फोर्सेस बैलेंस करके आंसर आ रहा था। खाली फोर्सेस बैलेंस करके आ रहा है आंसर। यस सर। अच्छा तो आई थिंक मैं चेक कर रही हूँ, बट एनीवेज तुम्हें ये सवाल का एरर समझ में आ रहा है ना, इतना वो लोग ने क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया हुआ ये चीज। हिंज डोर में तो हिंज के फोर्सेस भी पिक्चर में आएंगे, उनको हिंज नहीं देना चाहिए था, फिर नॉर्मल ऐसे विदाउट हिंज जो एक पैच रहता है ना, एक ओपनिंग को क्लोज करने के लिए एक पैच जैसा चिपका दिया, वैसा कुछ उनको बोलना चाहिए था। हिंज से ऐसा कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बट ठीक है, अगर फोर्सेस बैलेंस करके आ रहा है तो शायद वो लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, इसलिए डायमेंशन नहीं दिया होगा, ठीक है। फिर आखिरी 3 क्वेश्चंस देख लेते। क्वेश्चन 9, सोप बबल का रेडियस दिया हुआ है, there is a soap bubble of radius 2.4 into 10 to the power minus 4 in air cylinder which is at a pressure of 10 to the power 5। तो एक सिलेंडर चेंबर मान लो, सिलिंड्रिकल चेंबर, उसके अंदर एक बबल है, R1 रेडियस जो दिया हुआ है 2.4, और सिलेंडर के अंदर इनिशियली प्रेशर P1 ये मेंटेन किया हुआ। द एयर इन द सिलेंडर इज नाउ compressed isothermally until the radius of the bubble is half। तो अभी सेकेंड सिचुएशन में इसका जो रेडियस है बबल का वो हाफ हो गया, R2 हैज बिकम R1/2, और उसके लिए एयर चेंबर का प्रेशर भी बढ़ा दिया होगा P2। कैलकुलेट नाउ द प्रेशर ऑफ एयर इन द सिलेंडर। सो सरफेस टेंशन दिया हुआ है, बबल के अंदर अगर मैं इनिशियल प्रेशर PA मान लूं और फाइनल प्रेशर PB, तो बबल के अंदर जो एयर है उसके लिए मैं PA VA इक्वल्स टू PB VB अप्लाई कर सकता हूं। PA कितना होगा, P1 प्लस 4S/R1, एंड इनिशियल वॉल्यूम जो होगा एयर का बबल के अंदर वो 4/3 पाई R1 का क्यूब। यहाँ पे मुझे P1 R1 पता है और S भी पता है, सारी चीजें पता है। एंड सेकेंड केस में PB जो है वो P2 प्लस 4S/R2 हो जाएगा, एंड VB मतलब 4/3 पाई R2 का क्यूब। तो RHS में बस P2 एक अननोन है ना, बाकी सब नोन है, तो इसको सॉल्व करके तुम P2 निकाल लोगे, वही पूछा है, ओके।
क्वेश्चन 10th। अच्छा, ये अपन कर चुके हैं ना पहले, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द इंटरफेस R1 R2 Yes, sir. अपॉन R1 माइनस R2, ये रिजल्ट आया था। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 11th। टू स्फेरिकल सोप बबल्स कोलेस, मतलब मर्ज कर रहे दोनों। If V is the consequent change in volume of the contained air and S is the change in the outer surface area, show that 3PV plus 4ST is 0. Okay. इसको कैसे अप्रोच करेंगे? दो कोई भी रैंडम सोप बबल्स ले लो, R1 रेडियस का और R2 रेडियस का। तो जब ये कोलेस होंगे तो ये रैंडम R रेडियस का बबल बन जाएगा। बबल के अंदर सोप फिल्म का मटेरियल है कि एयर है? अंदर तो एयर है ना, राइट? तो क्या एयर का वॉल्यूम अपन कंजर्व कर सकते? एयर तो कंप्रेस भी हो सकता है, तो यहाँ पे अपन वॉल्यूम कंजर्व नहीं कर सकते, मगर क्या कंजर्व कर सकते? नंबर ऑफ मोल्स। जो भी एयर है उसके नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहेंगे। मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं N1 मान लूं, इसके N2 और यहाँ पे N, तो N1 प्लस N2 शुड बी इक्वल्स टू N। एंड नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मुझे प्रेशर पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही मान लो। तो इस केस में जो प्रेशर होगा P1, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 4S/R1 हो जाएगा। वैसे ही P2 जो है वो P0 प्लस 4S/R2, और वॉल्यूम से पता ही है 4/3 πr3। तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर अपन कंजर्व करते हैं, ये वाला इक्वेशन, N1 will be equals to P1 times V1, P1 times V1 by RT, ये N1 होगा। N2 मतलब P2 times V2, P2 into V2 divided by RT, and total number of moles P0 plus 4S by R into 4/3 πr³ times RT। तो सब जगह से RT कैंसिल हो रहा है, और जो इक्वेशन हमें मिला उसको सॉल्व कर लेते। जो पहले टर्म्स आ रहे, P0 इंटू वॉल्यूम 1 प्लस P0 इंटू वॉल्यूम 2, और यहाँ पे P0 इंटू फाइनल वॉल्यूम, इन सबको अगर मैं क्लब करूं RHS में, तो मैं बोल सकता हूँ ये P0 इंटू इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम दे रहा है मुझे। इन टर्म्स को अगर मैं क्लब करूं तो प्लस 4S/R1 इंटू 4/3 πr1³, तो ये 16/3 S इंटू πr1 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से भी 4 को क्लब कर दो इधर, क्योंकि सरफेस एरिया की भी बात हो रही थी ना ऊपर क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज, अपन को सरफेस टेंशन को T मानना चाहिए था ना इधर, क्योंकि S किसी और के लिए यूज किया हुआ। सरफेस टेंशन के लिए T यूज कर लो सब जगह। प्लस R2 का स्क्वायर, ये कॉमन ले लो। देखो ये सेम पैटर्न सब जगह मिलने वाला है ना हमें। ये जो हमें मिला यहाँ पे 4/3 T इंटू सरफेस एरिया, तो इसको सॉल्व करने पर, सारे टर्म्स को इकट्ठा करने पर अंदर क्या बचेगा? इनिशियल सरफेस एरिया माइनस फाइनल सरफेस एरिया, यही आ रहा है।
तो देखो मैच हो रहा है क्या ये रिजल्ट? V मतलब चेंज इन वॉल्यूम ही था ना। If V is the consequent change in volume of the contained air and S is the change in outer surface area, तो इस पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो P नॉट इंटू वी प्लस 4/3 इंटू एस, ये 0 के इक्वल आ रहा है, और साथ में एक T का भी टर्म था इधर, तो 3 P नॉट वी प्लस 4 ST, ये 0 हो गया। ये इक्वेशन आ रहा है हमारा, प्रूव हो गया ये। सबको समझा ये? खाली नंबर ऑफ मोल्स को कंजर्व कर दो और मैथमेटिकली मैनिपुलेट कर दो एक्सप्रेशन को, तो उससे आ जाएगा। ओके ओके, चलो फिर नेक्स्ट टाइम अपन एक्सरसाइज 5 डिस्कस करेंगे, ठीक है।